कार आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करते हैं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के साथ। जैसे कि उम्मीद थी, आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार 9वीं बार है जब आरबीआई ने पॉलिसी रेट नहीं बदला। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। आरबीआई ने अकोमोडेटिव रुख भी कायम रखा है। 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के क्या हाईलाइट्स हैं, बता रहे हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है आरबीआई ने। जो उम्मीद थी रिवर्स रेपो रेट में बदलाव होने की, वो नहीं हुआ है और दरों में कोई बदलाव नहीं है। हम आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स में बताते हैं कि आखिर इस बार की पॉलिसी में क्या हुआ। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो था ब्याज दरों में। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, एकोमोडेटिव रुख को कायम रखा है एंड 5:1 वोट किया है एकोमोडेटिव स्टांस के लिए। जो रेपो रेट है वो 4% पर रहेगा और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे। साथ ही साथ अगर महंगाई दर के अनुमान की बात करें तो वो रिटेन किया है FY22 के लिए और अगले साल जो H2 में बोला है कि महंगाई दर में कमी आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बाकी जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं उसको अगर हम इंक्लूड करके बोलते हैं तो रिवर्स रेपो रेट में 3.8% के ऊपर रहा है। हालांकि डायरेक्टली रिवर्स रेपो में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लिक्विडिटी की इसी तरीके से आरबीआई ने इस बार रीबैलेंसिंग करी है। जो पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आरबीआई बोल रहा है कि चौथी तिमाही से महंगाई बढ़ने का अनुमान है, जो कि करंट क्वार्टर चल रहा है। साथ ही साथ लेकिन अगर नेक्स्ट हाफ की बात करें, दूसरे हाफ में FY23 के महंगाई कम होनी शुरू हो जाएगी। पीएसयू बैंकों को बैलेंस शीट में सुधार दिखा है, ये आरबीआई का कमेंट आया है इस बार, क्योंकि आपने देखा होगा कि नेट प्रॉफिट 14,000 करोड़ रुपए के पार था इस बार। और सबसे जरूरी चीज और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि सीएडी 2% से नीचे रह सकता है, ऐसा आरबीआई ने इकोनॉमी पे कमेंट्री करते वक्त बोला है। इसके अलावा यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के सामने ग्रोथ और महंगाई दर में संतुलन बनाने की चुनौती थी और शक्तिकांत दास ने महंगाई को काबू में रखने को प्राथमिकता देते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक मत से रेपो रेट 4% पर बनाए रखने का फैसला किया है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया है और ये मई 2020 से ही 3.35% पर बरकरार है। मई 2020 से पहले एक साल में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 155 बेसिस अंक यानी लगभग 1.55% की बड़ी कटौती की थी। वहीं एमएसएफ रेट और बैंक रेट 4.25% पर पहले की तरह बरकरार रहेगा। Going forward, positive impulses for quickening the pace of recovery emanate from buoyant Rabi prospects, robust export demand, accommodative monetary and liquidity conditions, improving credit offtake, and the continued push on capital expenditure and infrastructure in the Union Budget 22-23. The MPC also noted that consumer price inflation has edged higher since the last meeting, but largely along the anticipated lines. The increase in inflation in December was entirely due to unfavorable base effects, despite month-on-month decline in prices. Large buffer stocks of cereals and effective supply-side measures augur well for food inflation. Core inflation remains elevated, but demand pull pressures are still muted. The renewed surge in international crude oil prices, however, needs to be closely monitored. On balance, headline inflation is expected to peak in Q4 21-22, that is in the current quarter, within the tolerance band, and then moderate closer to the target in the second half of 22-23. Real GDP growth is projected at 7.8%. I repeat, 7.8% for 22-23, with Q1 22-23 at 17.2%, Q2 at 7%, Q3 at 4.3%, and Q4 at 4.5%. I would now like to turn to inflation.
The CPI inflation trajectory has moved in close alignment with our projections. In particular, the softening of food prices is providing welcome relief. The improving prospects for food grains production and the expected easing of vegetable prices on fresh winter crop arrivals are adding further optimism. Moreover, the softening of pulses and edible oil prices is likely to continue in response to strong supply-side interventions by the government and increase in domestic production. The hardening of crude oil prices, however, presents a major upside risk to the inflation outlook. Core inflation remains elevated at tolerance testing levels, although the continuing pass-through of tax cuts relating to petrol and diesel last November would help to moderate input cost pressures to some extent. The transmission of input cost pressures to selling prices remains muted in view of the continuing slack in demand. Further, as risks from Omicron wane and supply chain pressures moderate, there could be some softening of core inflation. On balance, the inflation projection for 2021-22 is retained at 5.3%, with Q4, that is the current quarter, at 5.7% on account of unfavorable base effects that ease subsequently. In particular, CPI reading for January 22 is expected to move closer to the upper tolerance band, largely due to adverse base effects. Taking all these factors into consideration and on the assumption of a normal monsoon, CPI inflation for 2022-23 is projected at 4.5%. I repeat, CPI inflation for 2022-23 is projected at 4.5%, with Q1 22-23 at 4.9%, Q2 at 5%, Q3 at 4%, and Q4 at 4.22%, with risks broadly balanced. आरबीआई की पॉलिसी पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ग्रोथ के लिए मददगार रहेगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि आरबीआई ने महंगाई दर का अनुमान उम्मीद से कम लगाया है। देखिए, जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, रिजर्व बैंक ने तो ग्रोथ पे ही ज्यादा फोकस किया है और इसीलिए आई थिंक दे हैव नॉट प्लेड विद रेपो एंड रिवर्स रेपो में तो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि शायद कॉरिडोर को नैरो किया जाएगा, मगर आरबीआई ने उसको डिफरेंटली प्ले किया थ्रू ऑपरेशनल रूट। दे सेड कि अगर ये कोई भी इसमें एडजस्ट करना होगा तो वेरिएबल रेपो एंड वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की जो विंडो है, जो सीआरआर की साइकिल के साथ में है, उसके साथ में ऑपरेशंस करेंगे एंड दैट विल बी डिटरमाइनिंग रेट फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। जहाँ तक फाइनेंशियल सेक्टर पे इम्पैक्ट की बात है तो बैंकिंग सेक्टर के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी। जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो बैंकिंग सिस्टम में डेफिनेटली जो लेंडिंग रेट्स हैं वो भी लो रहते हैं, बिकॉज फंड्स आर अवेलेबल एट ए मच लोअर कॉस्ट। मगर जैसे जैसे मार्केट में लिक्विडिटी ड्रेन होती है और जैसे जैसे ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं या क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाती है तो मार्केट जो है वो डिमांड सप्लाई गैप्स के कारण से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ने शुरू होते हैं। आई थिंक द इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय सम ऑफ द प्लेयर्स इन फाइनेंशियल सेक्टर मे बी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड फॉर क्रेडिट। व्हेन योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड demand is more, banks tend to take either make better margins on it or maybe increasing the rate of interest for that. So इससे this is not an indicator कि overall जो है banking sector वो rate of interest को mute कर देगा या increase कर देगा। That will depend upon how the economic recovery pans out. अगर economic recovery faster होती है और इसके हिसाब से जो दिसंबर तक के डेटा थे, दिसंबर तक के जो बैंकिंग सिस्टम में था कि क्रेडिट ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट इन द प्री पेंडेमिक लेवल पे जा रही थी, अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो आई थिंक द रेट ऑफ इंटरेस्ट में हैव ए स्मॉल अपवर्ड मूवमेंट इन द मार्केट, बट दैट विल मेनली डिपेंड अपॉन हाउ द डिमांड फॉर द क्रेडिट एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस। गवर्नमेंट ने जो 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है
दिस विल डेफिनेटली पुल द क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि आप देखिए जब ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है तो जितनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील, सीमेंट, मैन पावर, ऑल दीज थिंग्स दे गेट ट्रैक्शन। और तो जो एंसिलरी सेक्टर में ट्रैक्शन मिलेगा उससे डेफिनेटली जो है क्रेडिट ग्रोथ को ट्रैक्शन मिलेगा, उससे डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज होगी, एंड डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच होने से देन डेफिनेटली जो अभी क्या था, सरप्लस थी, डिपॉजिट्स ग्रोथ वाज say in the double digit category and the credit growth was in lower level of the single digit category, तो जो वो गैप कम हो जाएगा, because the growth in credit may become more and deposit may get muted, so उससे definitely rate of interest में कुछ increase आना expected है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट पॉलिसी के फैसले के बाद आज बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली और वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 142 अंकों की मजबूती के साथ 17,605 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में 460, तो निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, 400 अंकों से ज़्यादा का उछाल हमने देखा है। लेकिन बाजार के बाकी सेक्टर्स और शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है, डिम्पी कालरा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। कल के शॉर्ट कवरिंग के बाद आज बाजार के अंदर फिर से तेजी देखने को मिली। हालांकि आज इवेंट का दिन भी था, पॉलिसीज भी थी और उसकी वजह से आज मार्केट काफ़ी अच्छे से अब बंद हुआ है। आज 10:15 बजे तक तो बाजार के अंदर किसी तरह कोई तेजी नहीं थी, लेकिन उसके बाद एकाएक मार्केट तेज हुआ और निफ्टी करीब 142 अंकों की मजबूती के साथ 17,600 के ऊपर जाके क्लोज होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 39,000 के ऊपर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में 450 अंकों के बढ़त के साथ 58,900 पे हमको सेंसेक्स क्लोज होते हुए दिखा है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलता हूँ कि मार्केट्स के अंदर आज हुआ क्या। पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड आपने देख लिया। उसके बाद आप विक्स देखिए, 4.5% का विक्स हमको फिर से घटा हुआ दिखा है। पिछले 3 दिन में 21 का विक्स घटकर 17.5 आ चुका है, यानी कि आपका जो इवेंट क्लोज हो चुका है और इवेंट क्लोज होने पर ये नॉर्मल हो चुका है। अब आपको कोई नया ट्रिगर चाहिए जिसके बेसिस पे मार्केट चलेगा, नहीं तो बाजार बिल्कुल ठंडा पड़ा रहेगा और वो ट्रिगर ग्लोबल मार्केट से हो सकते हैं। IT इंडेक्स ये सबसे तेज चलने वाले इंडेक्सेस में से एक था, क्योंकि इसने पिछले 2 दिन में बाजार की बढ़त के साथ अपने आप को कोरिलेट किया और IT इंडेक्स चला है। इसके अलावा जो इंडेक्स चला उसमें था मेटल्स के अंदर भी करीब 1.5% तक की हमको मजबूती आती हुई दिखी है। और मेटल्स के अंदर NMDC, नाल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील, इनकी लीडरशिप काफ़ी काम आती हुई दिखी। रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर आज काफ़ी सेंसिटिव व्यू था कि क्या ये आज चलेगा नहीं चलेगा, इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन को लेकर क्या बोला जाता है, लेकिन ये भी काम आया और इस सेक्टर ने भी करीब 0.5% से ज़्यादा की मजबूती दिखाई है। तो सारे शेयर्स आपको चलते हुए दिखे। अब आते हैं सीधा स्टॉक्स पे। आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील शामिल हुआ करीब 2% की मजबूती के साथ। इसके अलावा कोटक बैंक, आज हमने आप जब पॉलिसी आ रही थी इस बैंक को आपको नोटिस भी करवाया था कि पॉलिसी का इंपैक्ट अगर आपको किसी बैंक में सबसे पहले साफ दिखेगा वो कोटक में दिखेगा। 1.5% तक की मजबूती यहाँ पे आई है। आज HDFC के दोनों ट्विंस, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ये दोनों अच्छी खासी क्लोजिंग करके गए हैं और इन दोनों का चलना बेहद राहत की बात है और ये बैंक निफ्टी को काफ़ी हद तक कुशन देगा क्योंकि इनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इन्फोसिस और SBI लाइफ, ये 2 शेयर और ऐसे थे जिनकी आज की क्लोजिंग अच्छी रही, बेहतर रही, डे हाइस पे क्लोज होके गए हैं और इन दोनों ने काफ़ी हद तक अपने सेगमेंट को भी बूस्ट किया है। छोटे मझोले शेयरों की कैटेगरीज जाने से पहले मैं आपको मार्केट के लूजर्स भी दिखा देता हूं। आज मारुति का दिन बिल्कुल ठीक नहीं था, 150 रुपये तक का नुकसान आज मारुति के अंदर हमको बनते हुए दिखा। इसके अलावा जो शेयर टूटा मारुति के अलावा वो था BPCL और IOC, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस अभी भी हाई हैं और चुनावों की वजह से पूरी तरह से कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें भी दबाव है। करीब 1% की ये गोता लगाया आज इन्होंने लगाया। रेडिको खैतान, 2 मिड कैप की कैटेगरी के ऐसे शेयर्स हैं जो लगातार बैक टू बैक चल रहे हैं। रिजल्ट्स आने के बाद से रेडिंगटन और उसके बाद खरीदारी रेडिको खैतान के अंदर आज हमको काफ़ी अच्छी दिखी है। एक और शेयर है GNFC, ये तीसरा ऐसा दिन है जब GNFC के अंदर 5% से आसपास की बढ़त हमको बनती हुई दिखी है। LIC हाउसिंग भी आज LIC के IPO की खबर की वजह से काफ़ी हद तक सुर्खियों में रहा, करीब 2 से 2% ये भी चला। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक IPO है, शेयर है माफ़ कीजिए, वो शेयर भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त बनते हुए दिखा है। एक शेयर जो IPO के बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको दे रहा है, 2 दिन बैक टू बैक सर्किट लगाया, वो था अदानी विल्मर का शेयर। करीब 20% तक की तेज़ी आज भी अदानी विल्मर में थी। 3 दिन में 50% से ज़्यादा का रिटर्न देने वाला शेयर अदानी विल्मर। तो ये रहा बाजार का पूरा अपडेट, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मैराथन ट्रेंड्स के अतुल सूरी का मानना है कि बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है, सेक्टोरल रोटेशन के दौर में उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। Whether it's 2008 or 2000 crashes, post that the markets tend to spring up.
We had a spring action in 2003. We had a spring action in 2009. And again, we've had a similar spring action in 2020. This is when the big falls have happened and the markets have pulled back. So that's like the first phase of the bull market. But post that, you'll find that markets need to consolidate. Markets need to absorb the kind of move. We cannot replicate the move we've had last year for years to come. So what I feel is that we will get into this phase of consolidation. It could last a few months where we could be in a range, where we hit a range of 18.5, 19,000 on the upside, 16.5 on the downside. In this, you'll see sectorial change you guys have been talking about. So I personally think that we are going to see this kind of play that will elongate for some period of time. Sectorial rotation would happen. And there are dark clouds at the moment, whether it is bond yields or whether it's crude prices and things like that. So these narratives will keep happening. They will keep you occupied. They will, as I say, that this is going to be a year of Kabhi Khushi Kabhi Gham. So what we are really going to have is that when we get really euphoric and feel that the breakout's going to happen, it's going to blue skies and it's going to disappoint. And when we're going to say like, oh, nothing is happening, it's all, this problem, that problem, the markets will surprise you on the upside. So I think that this is going to be a period of consolidation. Has happened in the past. It is classic. It's statistically proven. And that's fine, I guess, for people who are paying the longer term trend. It may be a great period for a certain amount of rotation within the portfolio and the time to really identify the new leadership that emerges and to realign the portfolio in that space. 18 नाउ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। बर्गर किंग पूंजी जुटाने के लिए आज से ही QIP लेकर आ रही है और हमने आपको कल ही बताया था कि बर्गर किंग इस हफ्ते QIP लेकर आने वाला है। खबर की पूरी अपडेट उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। देखिए, हमने आपको कल ये बात बताई थी कि बर्गर किंग जल्द ही QIP ला सकता है बाजार में और हमने कहा था कि 2 से 3 दिन में आएगी, बल्कि 24 घंटे के अंदर ही कंपनी ने इस QIP को खोल दिया है। क्या प्राइसिंग आई QIP की? अनाउंसमेंट हो चुकी है। प्राइसिंग आई करीब 5% का डिस्काउंट, फ्लोर प्राइस से 136 के तो करीब 130 के आसपास की, 120 के आसपास की प्राइसिंग बनेगी। इस समय कब तक ये क्लोज हो सकता है? जो हमें बताया जा रहा है कि जो बैंकर्स मान रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उनका कहना है कि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और शायद कल तक ही ये QIP क्लोज हो जानी चाहिए। कितना पैसा कंपनी रेज करना चाह रही है? अपटिक प्राइस 1400 करोड़ रुपए है, बेस प्राइस 1100 करोड़ रुपए है, तो करीब जो हमने आपको पहले 1000 बताया था वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। इसमें जितना फंड रेज है करीब 1100 से 1200 करोड़ रुपए के आसपास जाएगा, पर हमने आपको कल बताया था। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कल का किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे इसमें। लोकसभा में वित्त मंत्री ने आम बजट पर विस्तृत चर्चा का जवाब दिया, जहां उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और 5G सेवा, किसानों के लिए ड्रोन, खेलो इंडिया, PLI स्कीम को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई, तो साथ ही महंगाई और GDP को लेकर भी जवाब दिया। 5G, sir, 5G services will also generate new employment, and for that we are also providing the necessary ecosystem. So, in all the budgets, sir, drone technology, which will be of great help for the farmers, is also something which we are giving a lot of importance for. Startups have been given a lot of encouragement, but particularly for startups to help in agriculture, bringing in value addition. We've taken a lot of steps towards that. So I'm not getting into every announcement that I've made in the budget, broadly indicating that we have a clear plan to take all sectors and their development in our mind and move with that intention in the next few years. The inflation, the CPI was 9.1%. What does it mean? That today, in spite of this intense crisis, in spite of the reduction in the GDP to the extent of 9.57 lakh crores, the CPI is well contained and it is only 6.2%, showing that we have managed the economy much better now than it's easy to say now, than a smaller crisis of that time when the contraction was only 2.12 lakh. And that led to 9.1% inflation. The CPI was 9.1%, so
It's very, very easy to constantly keep throwing at us inflation, price rise, kya kar rahe ho? Yes, I agree. There is a need for us to do more. That is why we are importing more edible oils. We are removing the restriction on pulses to be imported and so on. But with a smaller reduction in GDP, with not a negative reduction in GDP, still the inflation couldn't be controlled by the UPA government, whereas Prime Minister Modi ensured that it will not cross 6.2, whereas that was 9.1 that time. Real GDP growth का percentage का figure बोल रही हूँ सर, 2008-9 में 3.1% था. हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2020-2021 में, जो उसका नंबर मैंने एक्चुअल नंबर बोले, -6.6 हमारा एकदम नीचे गिर गया, -6.6%, वेरस तब +3.1, वो भी कम था ग्रोथ में, नहीं हुआ ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, जस्ट +3.1, वही एक्चुअल नंबर्स में 1 मिनट पहले मैंने बोला. सो 3.1% कंपेयर्ड विद आज का हमारा -6.6. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ उनके समय में 2008-9 के समय में 12.6%, मगर हमारा नेगेटिव -1.4%. सर ऑलरेडी मैंने बोल चुकी हूं 2.12 लाख करोड़ का उनका रिड्यूस्ड गेन हुआ, वेरस हमारा 9.57 लाख करोड़ तक नेगेटिव गिरे. मगर CPI inflation 9.1% at that time, 6.2 in our time. Compare करके देखो कि CPI कहां था. M&M ने अपने तिमाही नतीजे पेश कर दिए हैं और नतीजे कैसे रहे हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा बता रही हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इस बार लगभग अनुमान के मुताबिक ही नंबर कहेंगे, क्योंकि जो कंपनी की आय है वो अनुमान के मुताबिक रही है. थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी है कंपनी के EBITDA और मार्जिन नंबर पे, पर आखिरी में इनका अगर मुनाफा देखें तो वो हमारे अनुमान से करीब 150 करोड़ ज्यादा 1353 करोड़ कंपनी ने बॉटम लाइन में प्रॉफिट घोषित किया है. इसी के साथ जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है वो भी पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिली है. सबसे पहले अगर इनके ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो वहां पे, क्योंकि एस्कॉर्ट्स की कमेंट्री में जरूर सामने आया था कि उन्होंने मार्केट शेयर लूज किया है, बट यहाँ पे उसी के गेनर देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा साबित हुए हैं. 1.4% YTD बेसिस पे उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है अपने फार्म एंड इक्विपमेंट सेगमेंट में. इसी के साथ अगर इनके ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो वहां पे उनका कहना है कि चिप शॉर्टेज की दिक्कतें इस क्वार्टर में जरूर देखने को मिली गई थी, पर तीसरी तिमाही बीती तिमाही से ज्यादा बेहतर होने की वो उम्मीद जता रहे हैं. और साथ ही उनका कहना है कि ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है. 155,000 से भी ज्यादा की इनकी टोटल ओपन बुकिंग्स हैं, जिसमें के लगभग आधा यानी 70,000 बुकिंग्स जो हैं वो केवल XUV 700 की है. तो आगे की जो पाइपलाइन है, बुकिंग पाइपलाइन, उसको भी वो काफ़ी हेल्दी बता रहे हैं. और साथ ही उनका कहना है कि जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है उसके चलते मार्जिन्स पे असर ज़रूर देखने को मिला है. तो हमारी नज़र रहेगी मैनेजमेंट कमेंट्री पे कि आगे के लिए मार्जिन का आउटलुक वो क्या देते हैं और साथ ही ओवरऑल कंपनी की जो ग्रोथ आउटलुक है वो कैसे देख रहे हैं. हिंडाल्को की तिमाही नतीजे शानदार रहे हैं. मुनाफा 340 करोड़ से बढ़कर 1388 करोड़ पर पहुंच गया है. नतीजे कैसे रहे हमारी सहयोगी आशीषा बता रही है. हिंडाल्को का रेवेन्यू फिगर हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है, लेकिन हमने मार्जिन कंप्रेशन देखा है इस क्वार्टर में. इस क्वार्टर में एल्यूमिनियम प्राइसेस अच्छे थे, लेकिन इनपुट कॉस्ट में भी हमने एक बढ़ोतरी देखी. स्टैंडअलोन रेवेन्यू की बात करें तो स्टैंडअलोन रेवेन्यू 18,000 करोड़ पे आया है, जो 60% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्जिनल 5% का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर. एबिटा मार्जिन हम 19% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो 15.5% पे आया है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपैरिजन की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 18% के मार्जिन दिए थे और इस क्वार्टर में 15.5% आया है, जो काफ़ी कंप्रेशन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनपुट कॉस्ट के बढ़ने के कारण. एल्यूमिनियम सेल्स 3,25,000 टन पे आए हैं, जो 3% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 3.8% का डिक्लाइन है सिक्वेंशियल बेसिस पर. कॉपर सेल्स में भी हमने 50% का इंक्रीज देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एब्सोल्युटली फ्लैट आए हैं.
एल्यूमिनियम एबिटा भी 131% से इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, एल्यूमिनियम प्राइसेस अच्छे होने के कारण क्वार्टर 3 में। कॉपर एबिटा में हमने 63% का इंक्रीज देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी के डेट पोजीशन की बात करें तो इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अपनी डेट कम की है। कंपनी ने 4,378 करोड़ की डेट रीपेमेंट की इस क्वार्टर में, और अभी 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से कंपनी की नेट डेट 43,733 करोड़ है। सो इस क्वार्टर में रेवेन्यू हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं, लेकिन इनपुट कॉस्ट के बढ़ने के कारण मार्जिन्स में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कंप्रेशन आया है। अब बात करते हैं आने वाले नतीजों की, जहां पर ओएनजीसी के तिमाही नतीजे कैसे रह सकते हैं, सहयोगी शरद दुबे बता रहे हैं। ओएनजीसी रहेगा फोकस पे और तीसरे तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं आपको फ्राइडे में, अगर आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू में जो है लगभग 16% का ग्रोथ देखने मिलेगा, और वहाँ पे अगर देखा जाए एबिटा जो ऑपरेशनल नंबर्स है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 18% का जो है उछाल देखने मिलेगा। हालांकि मार्जिन जो है लगभग सपाट रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट 54.9% का अनुमान है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे थोड़ी दबाव देखने मिलेगी, लगभग 55% डाउन है। अब याद रखिए नेट प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट्स हुई है, क्योंकि दूसरे तिमाही में एक डेफर्ड टैक्स क्रेडिट था, वो लगभग 8,200 करोड़ के ऑलमोस्ट था, तो वो जो है एक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। लेकिन याद रखिए जो कच्चे तेल के दाम है, हायर क्रूड प्राइसेस और जो गैस प्राइसेस, इनमें बढ़ोतरी के कारण जो ओवरऑल फाइनेंशियल्स में जो है बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। अगर हम लोग प्राइसिंग की ट्रेंड्स की बात करें तो जो आपके एवरेज ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस है वो लगभग जो है 15% भागे हो। जो डोमेस्टिक गैस प्राइसेस है वहाँ पे तो एक शानदार मूवमेंट देखने मिली है, लगभग 62% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो ऑयल और गैस सेल्स का जो अनुमान है ग्रोथ में वो लगभग 1.2% से लेकर 2.4% के रेंज में रहेगा रेस्पेक्टिवली। लेकिन दो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की जो की फैक्टर्स होते हैं जो वॉच आउट करने के लिए, वो रहने वाली है कि मैनेजमेंट का जो ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन है कंपनी का, वो कैसा रहेगा आपके चौथे तिमाही में, इस वित्त साल में और FY23 में। और इसके अलावा ओएनजीसी विदेश जो उनके फॉरेन आर्म है उनका कैसा प्रोडक्शन आउटलुक रहा है और अर्निंग्स रहेगा चौथे तिमाही और वित्त साल 23 के लिए। चलिए, तो कल नजर रहेगी ओएनजीसी की। कौन सी कार खरीदें, सीएनजी, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक? सबसे पहला सवाल यही आता है। महंगे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के महंगे होने की वजह से सीएनजी कारें एक बेहतर विकल्प बनती हैं, लेकिन सीएनजी कारों की वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि उसके लिए आपको 4 से 6 महीने का इंतजार करना ही पड़ सकता है। आखिरकार सीएनजी गाड़ियों की डिमांड में इतनी तेजी आई क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। बेतहाशा बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम लोगों की जेब में ऐसी सेध लगाई कि उनके लिए कार की सवारी करना आफत बन गया है। देश के करीब सभी राज्यों में पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है। ऐसे में पेट्रोल कार या डीजल कार को अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में ऑप्शन क्या है? जवाब है सीएनजी कारें। हालांकि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जोर शोर से प्लानिंग चल रही है, लेकिन इसमें अभी वक्त है। इसलिए पेट्रोल की मार का तुरंत इलाज सीएनजी कारें ही दिखती हैं। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सीएनजी कारों की वेटिंग लिस्ट भी काफी लंबी है। हर गाड़ी के मॉडल के लिए 3 से 4 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। वैगनआर आर, एस सीएनजी, आर्टिगा एस सीएनजी का वेटिंग पीरियड 4 महीने तक पहुंच चुका है। टाटा मोटर्स के नए मॉडल के लिए भी 2 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। अब एक नजर डालते हैं कि सीएनजी कारों की डिमांड किस तेजी से बढ़ी है। सीएनजी कारों के मार्केट में मारुति सुजुकी का दबदबा है। कंपनी ने दिसंबर 2022 तक 2,80,000 कारों की बुकिंग हासिल कर ली थी, जिनमें से 1,20,000 बुकिंग या कहें तो कुल संख्या का 43% सीएनजी कारों के लिए आया है। वहीं 7 सीटर आर्टिगा सीएनजी सबसे ज्यादा डिमांड में है और कुल आंकड़ों का 50% यानी करीब 60,000 बुकिंग इसी कार की हुई है। इसके बाद बारी आती है मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी की, जो 36,000 बुकिंग के साथ 30% हिस्सेदारी निभा रही है। इसके बाद बचे 20% वाहनों में ग्राहकों ने ऑल्टो, एक्सप्रेसो और इको सीएनजी को चुना है। अब इस बढ़ती डिमांड की वजह भी जान लीजिए। खास तौर पर देखा जाए तो इसकी 2 सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज और दूसरी सप्लाई चेन का अनस्टेबल होना। भारत में मारुति सुजुकी की सीएनजी कारों का दबदबा है। कंपनी का भारत में लंबा चौड़ा सीएनजी लाइनअप है। अभी सेमीकंडक्टर चिप की तंगी ने कंपनी की व्हीकल प्रोडक्शन और सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसमें सीएनजी वाहन भी आते हैं।
इसका एक और कारण जो सीधा जेब से जुड़ा है, जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया है कि पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी की रनिंग कॉस्ट आधे से भी कम है। पेट्रोल के 5 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर के मुकाबले सीएनजी की कार सिर्फ 1 रुपए 70 पैसे में 1 किलोमीटर चलती है। इसके अलावा सीएनजी पंपों का जाल भी देश भर में तेजी से फैल रहा है। सीएनजी पंप वाले शहरों की कवरेज भी 120 से बढ़कर 250 हो चुकी है। कुछ ही सालों में सीएनजी पंपों की संख्या बढ़कर 1400 से 3500 तक पहुंच चुकी है। तो जमाना भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आने वाला है, लेकिन सीएनजी गाड़ियों का जलवा भी खत्म नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। ईटी नाउ स्वदेश। सीएनजी कारों के लंबे इंतजार के सवाल पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने मारुति के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव से बात की। गाड़ी खरीदनी है पर पेट्रोल के दाम हैं वो 100 के ऊपर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक खरीदने में दिक्कत यह है कि ना तो अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, ना रेंज एंजाइटी है और ना ही नॉर्मल गाड़ी से ऊपर इतने दाम दे सकते हैं। तो क्या करेंगे? तब बात आती है सीएनजी की। अगर आप सीएनजी खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आपको जो सवाल आता है वो यही आता है कि आप कई तरह के गुड़ा भाग लगाते हैं कि पेट्रोल महंगा है इसलिए इलेक्ट्रिक ले लें, लेकिन इलेक्ट्रिक में ऑप्शन भी कम है। तो फैसला अब आके आता है सीएनजी पर। सीएनजी कारों की लेकिन वेटिंग लिस्ट अब इतनी लंबी हो चुकी है कि उसके लिए आपको 4 से 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएनजी गाड़ियों की डिमांड में इतनी तेज़ी क्यों आई है। इसी पर करेंगे हम आगे चर्चा और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान मारुति के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव। मेरा पहला सवाल ये है कि आप सीएनजी की स्पेस में काफ़ी समय से हैं, सीएनजी की ग्रोथ ये कैसे हुई? क्या ये ग्रोथ पुरानी है या पेट्रोल की कीमतें जब से 100 के पार हुई हैं तब से जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है? ये तो ग्रोथ जो है देखिए सीएनजी की है, ये हम 4-5 साल से देख रहे हैं एक्चुअली। और ये इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी और तेजी आई है इसमें पिछले 2 साल के दौरान। लेकिन अगर आप 5 साल पहले से अगर आप डेटा देखें 2017-18 में मारुति सुजुकी ने 75,000 के लगभग गाड़ियां बेची थी सीएनजी में और 18-19 में भी लगभग इतनी गाड़ी बेची थी। 19-20 में ये 1,06,000 के करीब हो गई थी और 20-21 में ये ग्रो करके 1,62,000 गाड़ियां हो गई थी सीएनजी। और इस साल हमें उम्मीद है कि हम इस वित्तीय वर्ष में यानी 21-22 में मारुति सुजुकी जो है 2,35,000 के करीब सीएनजी गाड़ियां बेचेगी। तो अगर आप देखें ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर सच है कि जब फ्यूल प्राइसेस डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हैं तो सीएनजी का जो ऑप्शन है वो और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। शशांक सर, एक बात जो हमें पता चली जब हमने मार्केट में थोड़ी सी स्टडी करी वो ये थी कि सीएनजी किट की कमी देखी जा रही है, बल्कि अर्टिगा को लेकर करीब 4 से 5 महीने की वेटिंग है। ये सप्लाई साइड का इशू क्या एकदम से बढ़ती डिमांड की वजह से है या कोई और रीज़न है? जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है कि जो डिमांड है इस समय सीएनजी की गाड़ियों की वो सप्लाई से कहीं ज़्यादा है। और यही वजह है कि एक तो हमारा इंडस्ट्री में वैसे ही चाहे वो सीएनजी की गाड़ी हो या पेट्रोल डीजल की गाड़ी हो, सेमीकंडक्टर के चलते थोड़ा सा सप्लाई कम है और इसलिए वेटिंग पीरियड सभी मॉडल्स में बढ़ गए हैं। लेकिन खासकर सीएनजी में चूंकि डिमांड बहुत तेजी से आ रही है इसलिए यहाँ पे सीएनजी की गाड़ियों में थोड़ा वेटिंग ज्यादा है। अगर आप वेटेड एवरेज दें तो मारुति में सीएनजी की गाड़ियों की लगभग 15 से 16 हफ्ते की वेटिंग है और कुछ मॉडल्स में जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया अभी अर्टिगा में ये इससे भी ज्यादा है। तो ये हमें उम्मीद है कि ये जो सीएनजी की जो सप्लाई है गाड़ियों की वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, नई कैपेसिटीज क्रिएट हो रही है इंडस्ट्री में और आगे आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि ये वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा।
सर अगर मैं ना 2-3 साल पीछे जाता हूँ तो मुझे इस बात ये याददाश्त में मेरे आता है कि जो सेफ्टी थी किट की और सीएनजी गाड़ी लगाने की कितनी सेफ रहेंगी, वो भी एक इशू था। और उसके बाद कार्स भी जो थी उसमें आपको बाहर से लगवाना पड़ता था। तो क्या उसमें एक थोड़ा सा जो है बेटरमेंट आया है, क्योंकि अब फैक्ट्री फिटेड सीएनजीज हैं, आप हैं गेम में टाटा मोटर्स, तो आप प्रीमियम सीएनजी कार्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है? मेरी नज़र में इसकी 3 बुनियादी वजह हैं कि सीएनजी की इतनी तेजी से जो ग्रोथ हुई है गाड़ियों में और डिमांड में। एक तो है कि सीएनजी का एक ऑफ कोर्स इज द फ्यूल प्राइस इटसेल्फ। सीएनजी की जो फ्यूल प्राइसेस वो करीब 50-55 रुपए के दरमियान हैं ज़्यादातर स्टेट्स में। वेराज अगर आप डीजल और पेट्रोल की जो प्राइस है उसको देखें तो वो करीब 95 से 100 रुपए, 95 इसके दरमियान है। तो रनिंग कॉस्ट जो है सीएनजी की करीब 1/3 आती है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। पेट्रोल और डीजल की जो रनिंग कॉस्ट है वो करीब 5 रुपए 10 पैसे, 5 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर है, जबकि सीएनजी में यही जो रनिंग कॉस्ट है वो 1 रुपए 70, 1 रुपए 80 पैसे है। तो ये तो एक नंबर 1 रीजन है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि सीएनजी की डिमांड गाड़ियों की क्यों बढ़ी है। दूसरा ये है कि सीएनजी की जो नेटवर्क है, जो पंप्स हैं, वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। अगर आप देखें 2017-18 में सिर्फ करीब 1400 पंप थे विच यूज्ड टू कवर रफली अबाउट 18-19 cities, I mean about 119-20 cities। लेकिन आज की डेट में करीब 3500 पंप हैं जो करीब 250 शहरों को कवर कर रहे हैं, और आगे जो प्लान है सरकार का वो अगले 2-3 साल में ये 10,000 पंप्स हो जाएंगे 330 शहरों में। तो एक दूसरी जो बुनियादी वजह है कि वो जो सीएनजी के लिए जो लंबी कतारें लगती थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, और ज्यादा शहरों में अब ये सीएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। और तीसरी चीज जो आपने इसका जिक्र किया वो ये कि जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी गाड़ियां हैं उनकी जो डिजाइन स्टेज से जो हम गाड़ियां बना रहे हैं वो अब सीएनजी को दिमाग में रख के बना रहे हैं। एज ए रिजल्ट चाहे वो चैसी सिस्टम हो उसका, या ब्रेकिंग सिस्टम हो, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेफ्टी हो, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हो, वो सब के सब जो हैं सीएनजी के को रख के नजर में उसकी जो डिजाइन स्टेज से जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कीप सेइंग कि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी जो है वो न केवल सेफ है, परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा है, और सारी टेस्टिंग उस पर वही हो रही है जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पे होती थी। तो ये 3 वजह हैं जिस वजह से जो है सीएनजी की गाड़ियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है। शांग सर, मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि हम ईवी रेवोल्यूशन की बात लगातार कर रहे हैं कि ईवीज आएंगी, पर अभी भी जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि रेंज एंजाइटी है, अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बचा है। क्या उससे पहले हम एक सीएनजी रेवोल्यूशन देख सकते हैं जिस हिसाब से नंबर्स दिख रहे हैं? जी, वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आप ईवीज देखें फ्यूचर में, सभी लोग ये मानते हैं कि ईवीज फ्यूचर में कामयाब होंगी और एक ऐसी स्टेज आएगी जब वहां पे ईवी का अडॉप्शन जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन आजकल अभी तक ये है जो बैटरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ईवी की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बड़ी हाई है, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से रेंज एंग्जाइटी कंज्यूमर के दिमाग में रहती है। तो इस इंटरमीडिएट पीरियड में हाइब्रिड और सीएनजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज सीएनजी की जो गाड़ियां हैं वो एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेंडली हैं। तो एक फ्यूल एफिशिएंसी उनकी ज्यादा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और देश के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जो गैस की, जो सीएनजी गैस की जो इंपोर्ट है वो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में सस्ता होता है। इसलिए जो मुल्क है उसके डॉलर्स जो हैं वो बचते हैं अगर ये सीएनजी का जो है गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा कंज्यूम होती हैं कंपेयर्ड विद पेट्रोल एंड डीजल।
क्या विधानसभा चुनाव के बाद देश में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होगा? दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में समीक्षा पर रोक लगी हुई है। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मुश्किल में आ गई हैं। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल को पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 6 से 7 रुपए का नुकसान हो रहा है। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर इस घाटे की भरपाई से कंपनियां कब और कैसे उभरेंगी? पूरी जानकारी इसको लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, क्रूड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और उनकी मुश्किलें इसलिए ज़्यादा बढ़ी हैं क्योंकि पिछले 3 महीने से भी ज़्यादा समय से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये सीधे तौर पे सरकार के हस्तक्षेप की वजह से हो रहा है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और अगर आप इस दौरान देखें तो क्रूड की कीमतों में करीब 39% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जुड़े जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पे पर लीटर के हिसाब से करीब 6 से 7 रुपए का नुकसान हो रहा है। और अगर आप डेली कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना के हिसाब से करीब 100 से 110 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां तक एलपीजी का सवाल है तो यहां भी कंपनियों को घाटा हो रहा है। 14.2 केजी के सिलेंडर की अगर आप बात करें तो हर सिलेंडर की बिक्री पर करीब 140 से 150 रुपए का नुकसान जो है वो तेल कंपनियों को हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आम कंज्यूमर पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में जल्दी नरमी नहीं आती है तो चुनाव खत्म होते ही कंज्यूमर के ऊपर इसका बोझ डाला जाएगा क्योंकि कंपनियां जो हैं कीमतों की समीक्षा शुरू कर देंगी। हालांकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि पूरा का पूरा बोझ जो है वो कंज्यूमर के ऊपर न डालें, बल्कि कुछ बोझ कंज्यूमर के ऊपर डालें और कुछ घाटे वो खुद उठाएं। और एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें नॉर्मल हो जाएंगी, कीमतों में कमी आ जाएगी, फिर वो अपने घाटे की भरपाई कर लें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का फ्रेमवर्क लाने की यहां पर पूरी तैयारी कर चुकी है। ये फ्रेमवर्क कैसा होगा और इसे लेकर सरकार के इरादे आखिर क्या हैं? समीर दीक्षित हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है नीति आयोग के एडवाइजर सुधेंदु सिन्हा से। सारा प्रयास इस पर किया जा रहा है कि बैटरी की क्वालिटी को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। अभी अनफॉर्चुनेटली अपने देश में हम सेल नहीं बनाते। सेल बैटरी की इकाई है। सेल बैटरी की इकाई है। जब बहुत सारे सेल को आप को एक साथ रखते हैं तो वो बैटरी पैक अलग अलग नाम से हो जाना जाता है। अभी तक हम सेल नहीं बनाते, एडवांस केमिस्ट्री सेल नहीं बनाते। पुराने तरह के सेल जो आप पुराने टॉर्च में यूज़ करते थे वो बनाते। अब कैसे ये एडवांस केमिस्ट्री सेल भारत में बनाया जाए? उसका इस्तेमाल केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में नहीं है, उसका इस्तेमाल जो है वो आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में है, बच्चों के खिलौने में है, तमाम जगहों पे उसका इस्तेमाल है। हर तरह के इलेक्ट्रिकल थिंग्स में उसका जो चीज़ों में उसका इस्तेमाल है। अब पहली बार देख रहे हैं कि पीएलआई स्कीम सरकार ने लॉन्च किया है। 18,100 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव स्कीम है जिसमें हम 50 गीगावाट को हम सपोर्ट करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो स्कीम है उसमें मिनिमम हमने कहा है कि 5 गीगावाट कम से कम, मतलब एक बहुत बड़ा प्लेयर्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 5 गीगावाट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 गीगावाट को हम सपोर्ट करेंगे एक इंडिविजुअल प्लेयर के लिए, और कुल 50 गीगावाट करेंगे। ये जब इसका और ये इस पर कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम इस चीज़ को क्लोज कर लेंगे कि कौन वो लोग हैं, कौन वो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं, यूनिट्स हैं जो कि एडवांस केमिस्ट्री सेल भारत में बनाएंगे। तो उनको हमने 2 वर्ष का मौका दिया है, प्रिपरेटरी टाइम दिया है। यानी 2024-25 में जो है पहली बार आप देखेंगे मेक इन इंडिया एडवांस केमिस्ट्री सेल बनेगा। 15 मार्च तक देश में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड गाड़ियां आपके सामने होंगी, ये कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। 1.5 lakh people are killed every year in road accidents. GDP loss of 3.14% due to road accidents. और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है।
उसका एक्सपोर्ट इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का 3.5 लाख करोड़ है और मैंने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे और ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है और जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली ये इंडस्ट्री है। मैं एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहा हूँ जिसको मैं आपको 15 मार्च को बुलाऊंगा, 15 मार्च 16 मार्च को। मैंने टोयोटा कंपनी की एक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट करके लाई है, गाड़ी आई है पर फरीदाबाद में इंडियन ऑयल की लेबॉर्ट्री में है, उसमें गैस भरना है ग्रीन हाइड्रोजन, उसके कुछ इक्विपमेंट अमेरिका से आने वाले वो अभी आएंगे और वो 15 मार्च को वहाँ पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन भरेंगे, वो प्रेशराइज होता है और उसके बाद मैं यही अपने घर पर ये गाड़ी लॉन्च करूँगा। ये जो स्टार रेटिंग होता है ना, फ्रीज लेने के लिए जाते हैं आपने स्टार रेटिंग, तो पब्लिक में अवेयरनेस करके इसका टेस्टिंग करके स्टार रेटिंग देने में हम कैसा करें, इसलिए क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी कि सेफ्टी के हिसाब से कौन सी गाड़ी अच्छी है, इसके स्टैंडर्ड्स, उसके अथॉरिटी, ये सब हम फॉर्मुलेट करने के लिए बैठे हैं। ट्रैफिक कंजेशन की लिहाज से मुंबई देश का पहला और विश्व का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बन गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने विश्व के सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले शहरों की एक सूची जारी की है। ये इंडेक्स 6 महाद्वीपों के 58 देशों में 404 शहरों को कवर करता है और इस इंडेक्स में बेंगलुरु का स्थान 10वें नंबर पर है। दिल्ली विश्व का 11वां सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई की सड़कों पर ये ट्रैफिक जाम, खचाखच भीड़ से भरी लोकल ट्रेनें, घरों के छोटे छोटे कमरों में सिमटे 4-6 लोगों का पूरा परिवार। ये दृश्य इतना बताने के लिए काफी है कि माया नगरी में कितनी भीड़ है। देश की आर्थिक राजधानी में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और रोजगार की तलाश में पूरे देश से सबसे ज्यादा लोग इसी मुंबई का रुख करते हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के 2021 के सर्वे के मुताबिक 2020 में पूरे विश्व में भीड़-भाड़ के मामले में दूसरा स्थान रखने वाला मुंबई अब 3 पायदान नीचे उतरकर विश्व का 5वां सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर बन गया है। हालांकि भारत में अभी भी ट्रैफिक कंजेशन के मामले में माया नगरी पहले स्थान पर कायम है, जबकि बेंगलुरु विश्व का 10वां सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन वाला शहर है, तो दिल्ली का स्थान पूरे विश्व में 11वां और पुणे का 21वां स्थान है। हालांकि प्री कोविड पीरियड 2019 की तुलना में पीक आवर में मुंबई का ट्रैफिक कंजेशन लेवल 2021 में 18% कम देखा गया, जबकि बेंगलुरु के ट्रैफिक कंजेशन लेवल में 32% गिरावट दिखी। वहीं दिल्ली का ट्रैफिक कंजेशन लेवल 14% कम रहा, तो पुणे का ट्रैफिक कंजेशन लेवल 29% कम रहा। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में यह भी बताया गया है कि 2021 में भारत का ट्रैफिक कंजेशन लेवल प्री कोविड की तुलना में 23% कम देखा गया। विश्व के सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाले शहरों की लिस्ट तैयार करने के लिए टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने 6 महाद्वीपों के 58 देशों के 404 शहरों का सर्वे किया, जिसके बाद ये इंडेक्स जारी किया गया। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक मुंबई में 15 मिनट की दूरी तय करने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई में कम से कम 53% ट्रैफिक जाम रहता है, जबकि बेंगलुरु और दिल्ली में 48% ट्रैफिक जाम रहता है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक कोविड पीरियड में मुंबई की सबसे खराब यातायात व्यवस्था 21 अगस्त 2021 को देखी गई। इस दिन शहर में 3 धार्मिक कार्यक्रमों की वजह से मुंबई की यातायात की स्थिति बेहद ही खराब थी। इस इंडेक्स में यह भी बताया गया है कि भारत की आर्थिक राजधानी होने की वजह से यहाँ हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है और पूरे देश से रोजगार की तलाश में लोग यहाँ पहुँचते हैं, जिसकी वजह से मुंबई भारत का सबसे ज्यादा और विश्व का 5वां कंजेस्टेड शहर की श्रेणी में आ पहुंचा है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए अब रुक करते हैं मनी मंत्रा की ओर, जहां पर आपको बताएंगे आज की कैसे अपने फिक्स्ड इनकम निवेश का आपको ख्याल रखना चाहिए। आरबीआई की पॉलिसी का आज ऐलान हुआ, जहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़ रही हैं, इसका आपके फिक्स्ड इनकम निवेश पर किस तरह का असर पड़ेगा, देखिए मनी मंत्रा पर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। तो आरबीआई ने आज अपनी रेट पॉलिसी पेश की, जहां पर अकोमोडेटिव स्टैंड रखते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव तो नहीं किया है, लेकिन ये बदलाव ना करने के पीछे क्या वजह है और ना बदलाव करने के बाद आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने चाहिए, आपकी लोन पर जो आपका लोन चल रहा है उस पर आपकी ईएमआई पर किस तरह का असर पड़ेगा या ना पड़ेगा, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको क्या रणनीति अब अपनानी चाहिए, तमाम बारीकियां समझेंगे आज की इस खास पेशकश में। हमारे साथ शो में शामिल हैं आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी चिंतन हरिया, साथ ही सेपिएंट वेल्थ की डायरेक्टर रूपा वेंकट कृष्णन, और हमारे साथ आगे चलकर जुड़ेंगी कोटक एएमसी की सीआईओ डेट एंड हेड प्रोडक्ट्स लक्ष्मी अय्यर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। लक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लक्ष्मी, आपका स्वागत है मनी मंत्रा पर। और सवाल लेना हम शुरू करें उससे पहले मैं चाहती हूं कि आसान भाषा में दर्शकों को हम ये समझाएं कि आज की पॉलिसी में उनके लिए क्या निकल कर आया है और किस तरह से निवेशकों को आज की पॉलिसी जिसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, उन्हें समझना चाहिए अपने डेट निवेश के लिहाज से। चिंतन, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले। साफ तौर से हमने किसी भी तरह का जो भी हमने अटकलें लगा रखी थी खासतौर से रिवर्स रेपो रेट को लेकर, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। पॉजिटिव सरप्राइज बॉन्ड मार्केट के लिए भी, इक्विटी मार्केट के लिए लिहाज से भी अगर हम देखें तो लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह का डोविश स्टैंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है गवर्नर की तरफ से, हमें उम्मीद कब से लगानी चाहिए कि ब्याज दरों में बदलाव होना शुरू हो जाएगा आज के स्टैंड को देखते हुए? जी बिल्कुल, अगर हम आरबीआई के स्टैंड्स की बात करें तो मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्याज दरें शायद बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम देखें, अमेरिका मार्केट्स में अगले 1 साल में करीबन 4 रेट हाइक की बात चल रही है। पर हम भारत की बात करें तो भारत में जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन उतना बड़ा नहीं है, तो आरबीआई शायद और 2-3 महीने या देखना चाहेगा इन्फ्लेशन की दर, और जो ग्रोथ है उसे पूरी तरह से वापस आने के बाद ही शायद ब्याज दरें बढ़ेगी। तो निवेशकों के लिए अच्छा है। वैसे अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें, क्योंकि डेट मार्केट्स की बात हम लक्ष्मी जी से सुनेंगे, वो काफी मेरे ख्याल से डेट मार्केट्स की क्वीन मानी जाती है। पर इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर पिछले 2 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है इक्विटी मार्केट्स में, और हमारा ऐसा मानना है कि जो ब्याज दरें है वो अभी स्थिर है, और अगले 2 साल में इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी। चलिए, तो ये पूरी पेशकश आप हमारे YouTube पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, मनी मंत्रा का आज का शो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो में डेट को अपनी बैलेंस कर लेना चाहिए। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। देश का पहला स्वदेश हीरो अब फिर से लौट रहा है, थोड़ा हाईटेक, थोड़ा मॉडल होकर। आपको बताएं यहाँ पर कि 90 के दशक का स्वदेशी हीरो शक्तिमान का अब बड़े पर्दे में अवतार होने वाला है। शक्तिमान फिल्म की पहली झलक सोशल मीडिया में आते ही छा गई है। फिलहाल शक्तिमान के किरदार में कौन आएगा, इसे कौन निभाएगा, ये सस्पेंस बरकरार है। स्वदेश आर में इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।